हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आपको एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर तो याद होंगे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में। मैं यहां पे युवराज सिंह की नहीं, मैं यहां पे रॉबिन उथप्पा की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत क्रूशियल इनिंग्स खेली थी 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में। अब वो न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है और उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। उन पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो डिफॉल्टर है। वो किस केस में है वो हम जानेंगे। क्या पूरा कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, कौन से एक्ट के तहत उनको ये अरेस्ट वारंट दिया गया है, और स्पेशली उन पे इल्ज़ाम लगे हैं ईपीएफ डिपॉजिट्स फ्रॉड केस के। तो हम ये सारी बातें जानेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस हिसाब से कहना चाह रहा हूं। पहले आप कंटेक्स्ट जान लीजिए हुआ क्या है। तो एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है रॉबिन उथप्पा के खिलाफ। अब कनेक्शन ये है कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट्स के कनेक्शन में उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगे हैं फ्रॉड के, राइट। और उसी कंटेक्स्ट में एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। सदाक्षरा गोपाल रेड्डी जो कि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, वो ये कहते हैं कि अभी रॉबिन उथप्पा साहब को 23,36,602 रुपए जो हैं उनसे रिकवर करने हैं, क्योंकि ये उनके लिए अनपेड ड्यूज हैं। उन्होंने अभी तक ये ड्यूज पे नहीं किए थे, जिसकी वजह से अरेस्ट वारंट इशू किया गया है और उन पे डिफॉल्टर के चार्ज लगे हैं। तो हम पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या ये पूरा केस है, किस एक्ट के तहत आता है, किस एक्ट के तहत उनको डिफॉल्टर घोषित किया गया है, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या सरप्राइजिंग फैक्ट्स इसमें से निकल के आए। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन लेके आया जिसमें आप फ्लैट 50% आपको मिल रहा है, और ये ऑफर सिर्फ 23 दिसंबर तक है। तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक है, आप मेरे कोड YUVI50 से आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अब इसकी खास बात यह है, पहली खास बात यह है, अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उतने महीने का ही फ्री एक्सटेंशन मिलता है। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। तो ये आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका यह है, मान लीजिए कि आप शिखर 2026 जो कि हिंदी बैच है आप उसमें एनरोल करवाते हैं, तो आपको बाकी सारे बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा। जैसे आगाज बैच हो जिसमें मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं, इग्नाइट 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, और आरएम 2026 जो कि इंग्लिश बैच है। अब देखिए केस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा 2-3 कंसेप्ट। एक होता है सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ऐसे स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सिस्टम जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। किस तरीके से? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके इन टाइम्स ऑफ नीड, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में उन्हें पैसे की दिक्कत ना आए, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे इलनेस आ जाए तो हमें उन्हें पैसे प्रोवाइड कर सकें, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जैसे कि मैरिज आ गई किसी के फैमिली के अंदर, किसी को घर बनाना हो, तो उस टाइम पे उनके पास में पैसा रहे, फाइनेंशियली वो सिक्योर रहें। उसी के तहत हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट लेके आए, जिसमें एम्प्लॉइज जो है उनके लिए एक फंड बनाया गया है, जो कि इन सिचुएशन में उस फंड को वो विड्रॉ कर सकते हैं। एक टाइम के बाद में कंप्लीटली भी कर सकते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें वो पार्शली भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उस ईपीएफ फंड को एस्टैब्लिश किया गया है ईपीएफओ एक्ट के तहत, राइट, सॉरी ईपीएफ एक्ट के तहत। और इस एक्ट की निगरानी कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। आपको समझ में आया? सोशल सिक्योरिटी, उससे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक फंड, वो फंड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है किसी एक्ट के अंदर, और वो पूरा सुपरविजन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो वो एक्ट है ईपीएफ एक्ट मिसलेनियस प्रोविडेंट 1952, जो कि एक लेबर लॉ है, जो कि इंश्योर करता है कि जो भी वर्कर्स है वो सोशली सिक्योर रहें, स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में। इसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इसका पर्पस है, किन किन जरूरत में पड़ता है साहब। अब आपको यहां से समझना होगा, तब आपको ये केस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब ये जो फंड एस्टेब्लिश किया गया है, जो ईपीएफ अकाउंट एस्टेब्लिश किया गया है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों को इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना होता है। अब एम्प्लॉय जो अपनी सैलरी का एक फिक्स परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, उसको एम्प्लॉयर को मैच करना होता है। एम्प्लॉयर मतलब जो काम दे रहा है, एम्प्लॉय जो वहां काम कर रहा है। अब किन किन को कवर करता है? उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को जहां पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है उन लोगों के लिए जिनकी एक सैलरी स्पेसिफाइड अमाउंट तक लिमिटेड है, जैसे कि 15,000 से कम, राइट। ये अभी तक का क्राइटेरिया है। अब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयर जिसने काम दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एम्प्लॉय का जो शेयर है उसकी सैलरी से डिडक्ट करे, और जो सैलरी उसने डिडक्ट करी है उतना ही वो मैच करे। अब इस केस में कितना करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर जो बेसिक सैलरी प्लस डीए का अगर 12%, अभी 12% मान लीजिए ऐसा ही है, तो 12% है तो एम्प्लॉयर को भी 12% करना पड़ेगा, जिसमें से पेंशन स्कीम के लिए 8.33% जाएगा, और ईपीएफ अकाउंट और एम्प्लॉय के लिए 3.67% जाएगा, राइट। आपको ये समझ में आया? अगर
मान लीजिए आपने इस चीज को नॉन कंप्लायंस रहा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉयर की है, सैलरी से डिडक्ट करना है, उसे मैच करना है। अगर आपने नॉन कंप्लायंट किया तो अगर आपने ड्यूज को डिपॉजिट नहीं किया, यहीं पे केस आता है किसका, यहीं पे केस आता है आपके रॉबिन उथप्पा साहब का। अगर आपने ड्यूज को डिपॉजिट नहीं किया, एम्प्लॉयर फेल हो जाता है, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी नहीं माने तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है अंडर सेक्शन 8B ऑफ द एक्ट। अब इसमें एम्प्लॉयज का क्या बेनिफिट है, अगर रेगुलर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो इंटरेस्ट धीरे धीरे टाइम के साथ जब इंटरेस्ट उस पर लगेगा तो वो ग्रो होगा। दूसरा, जब भी एम्प्लॉयज को विड्रॉ करना होगा, जैसे वो रिटायरमेंट की बात करना हो या फिर पार्शली विड्रॉ करना हो, जैसे मैंने स्पेसिफिक एक्सपेंसेस की बात करी, वो उस टाइम पे कर सकते हैं। अब आपको केस समझ में आना पड़ेगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, जो रॉबिन उथप्पा साहब हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं, मतलब कि वो एम्प्लॉयर हैं। अब जो एम्प्लॉयज का शेयर डिडक्ट होना था वो तो हो गया, राइट, बट जो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना था, जो ड्यूज देने थे, वो नहीं दे पाए। बार बार उनको रिमाइंडर दिए गए, उसके बाद में भी नहीं माने, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हुई, फिर भी नहीं हुआ, तो उसके बाद में आखिरकार रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्कर्स के राइट इफेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इस लॉ को कंप्लाई नहीं किया, उसको माना नहीं, साथ साथ में वो फेलियर रहा उनकी तरफ से कि वो ड्यूज को पेमेंट नहीं कर पाए। तो उसके बाद में होता क्या है, मैंने बोला सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के वो डायरेक्टर हैं। उसके बाद में एक सीनियर ऑफिसर, ठीक है, जहां पे रॉबिन उथप्पा ने जो एड्रेस दे रखा है और जो एड्रेस जिस पुलिस जुरिसडिक्शन में आता है, जिस थाने के तहत आता है, वहां पे सीनियर ऑफिसर जो है उसी थाने पुलाकेशनी नगर पुलिस स्टेशन को क्या बोलते हैं, आप उथप्पा साहब को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि जो नॉन पेमेंट, जो उनका पेमेंट अभी तक उन्होंने नहीं दिया, उसकी वजह से वो पीएफ अकाउंट को सेटल नहीं कर पा रहे हैं वर्कर्स के लिए, इसीलिए हम अरेस्ट वारंट इशू करते हैं और आप जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लीजिए। बट होता क्या है, सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, पुलिस जब उस वेरीफाइड एड्रेस पे जाती है तो वो एक एड्रेस आउटडेटेड पाया जाता है और ऐसा उन्हें पता लगता है कि लगभग 1 साल से उथप्पा साहब जो हैं वो इस एड्रेस पे हैं ही नहीं। और फिर उसके बाद में जो कंसर्न अथॉरिटी जिन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया, उनको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती है। अब उन पे देखना होगा कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। अब जो ऑर्डर, जो अरेस्ट वारंट निकला है, वो वेरियस लॉस के तहत है, चाहे से वो आपका सेकंड शेड्यूल हो इनकम टैक्स एक्ट, उसके तहत भी इनको अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, इनकम टैक्स रूल्स 1962, और जो मैंने आपको बताया सेक्शन 8B ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसके तहत इनके अरेस्ट वारंट्स निकला है। तो होपफुली आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। और अब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो कंसर्न ऑफिसर के सामने पेश हो 27 दिसंबर 2024 से पहले, जिससे कि जो एम्प्लॉयर जिन्होंने वो अमाउंट पे नहीं किया है, प्लस जो इस प्रोसेस में और जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है उसको पे करे। अगर वो पे नहीं करेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और 24 घंटे के भीतर उनको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम। और अगर आप अनअकैडमी से ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए हमारे प्रतीक नायक सर हैं, ज्योग्राफी के सलाह हम चंद्रमौली चौधरी हैं, राइट, और एंथ्रोपोलॉजी के लिए हिमा बिंदु मैम है, पीएसआर के लिए संजय कुमार ठाकुर हैं, और सोशियोलॉजी के लिए मोनिका मंधानिया है, राइट। तो आप ये ऑप्शनल के कोर्स ले सकते हैं। और अगर आपका मेंस निकल चुका है और आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फ्री मॉक इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा कि क्या कंटेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत हुआ, कैसे वर्कर्स के राइट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद में वेरीफाइड एड्रेस, बहुत सारे इसमें एंगल्स थे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, और इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।